सादर प्रणाम। इस मंच को सादर प्रणाम। आज के इस व्याख्यान माला जो आज है आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतन श्रृंखला का भाग 2, इससे जुड़े हुए सभी आगंतुकों का, सभी श्रोताओं का, दर्शकों को प्रणाम। और इस मंच पर उपस्थित अपने व्याख्यान से हम सबका ज्ञानवर्धन करने के लिए उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर सदानंद गुप्त सर को सादर प्रणाम। इसके संयोजक आदरणीय डॉक्टर हरेराम पाठक जी को प्रणाम। मैं 2 मिनट का समय लेते हुए अपने दर्शकों से, अपने जो श्रोता हैं उनसे 2 मिनट में मैं चाहूंगा कि वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है हमारे अतिथि, लेकिन अपनी ओर से एक परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं देना चाहूंगा कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं। आप वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के। सर की अनेक कृतियां प्रकाशित हैं, जिसमें से हैं हिंदी साहित्य विविध परिदृश्य, राष्ट्रीय अस्मिता और हिंदी साहित्य, वैचारिक स्वराज और हिंदी साहित्य विविध आयाम, हिंदी साहित्य सृष्टि और दृष्टि। आपने अनेक पुस्तकों का भी संपादन किया है। अनेक आपके द्वारा संपादित जो कृतियां हैं उनमें है संस्कृति का कल्पतरु कल्याण, सुमित्रानंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निर्मल वर्मा का रचना संसार, अज्ञेय सृजन के विविध आयाम, संस्कृति संवाद, पोद्दार जी के लिखे गए साहित्यिक पत्रों का ये एक संकलन है। मैं थोड़ा सा अलग हट करके 2 शब्द और बोलना चाहूंगा कि सर वर्तमान में जिस स्थान पर हैं, जिस पद की गरिमा बढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही पहले से भी आप अनेक सम्मानों का जो निर्णायक मंडल था उसमें आप रहे हैं। जैसे अभी भी जैसे बिरला पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, इन सब में आप रहे हैं। आप भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में भी हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं। और जैसा कि श्रोता देखे भी, जब मैं पुस्तकों का नाम लिया, गीता प्रेस से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण और गीता वाटिका और प्रसिद्ध समाजसेवी हनुमान दास पोद्दार जी से भी आप बहुत ही गहराई से जुड़े रहे हैं। सर का इस मंच पर होना इस मंच का सौभाग्य है और हम सब का सौभाग्य है। सर आपको सादर प्रणाम और पुनः पुनः हार्दिक आपका स्वागत है इस मंच पर। मैं श्रोताओं को इसके संयोजक आदरणीय डॉक्टर हरेराम पाठक जी के भी विषय में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, जो पिछले कार्यक्रम को नहीं जुड़ पाए होंगे कि डॉक्टर हरेराम पाठक जी का मूल संबंध बिहार के सिवान से है। आप दिग्बोई महिला महाविद्यालय असम में एसोसिएट प्रोफेसर से और विभागाध्यक्ष रहे हैं हिंदी के, वहां से आप अवकाश प्राप्त हैं। आपकी दर्जनों कृतियां आलोचना पर और अन्य साहित्यिक कृतियां हिंदी साहित्य की गरिमा, हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। आपने उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श का नेपाली अनुवाद भी किया है और आप अनेक पुस्तकों, अनेक पत्रिकाओं का संपादन करते रहे हैं। आपकी समीक्षा आलोचना पत्रिका पूर्वोत्तर साहित्य विमर्श, मुझे लगता है कि हर एक हिंदी प्रेमी उसको जानता होगा। सर आप दोनों का इस मंच पर पुनः पुनः स्वागत, सादर प्रणाम। और अब मैं आपसे आग्रह करता हूं, पाठक सर, मंच आप दोनों का है, तो आगे बढ़ाएं, अभिसारित करें। प्रणाम। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे केशव मोहन पांडे जी ने तो सब कुछ बता दिया, फिर भी मुझे 2 शब्द प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी के विषय में एवं उनकी जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं उसके विषय में 2 शब्द कहते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतन श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसका आज दूसरी कड़ी है। और इस दूसरी कड़ी में हमने विद्वान वक्ता प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी को आमंत्रित किया है। वे बहुत परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी सामान्य सा परिचय पांडे जी ने प्रस्तुत किया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं रही है, प्राचीन साहित्य रहा है,
जो संस्कृति रही है और उसकी गरिमा रही है, इन सब पर आजकल चौतरफा हमला किया जा रहा है। और हमला करने वाले भी लोग हम ही लोगों में से हैं, पराये नहीं हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वह एक खास दायरे में सिमट कर रह गया है, और उसी के दायरे में रहते हुए वह सोचता है कि हम जो कुछ सोच रहे हैं वही सबसे बड़ी चीज है, इसके बाहर कोई सोच नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को एक सही रास्ते पर लाने के लिए, एक मार्गदर्शन हेतु हम लोगों ने यह श्रृंखला प्रारंभ की है। और श्रृंखला की आज दूसरी कड़ी में मैं आशा करता हूं कि हमारे आमंत्रित विद्वान वक्ता इन सब विषयों पर प्रकाश डालते हुए अपने विषय पर चर्चा करेंगे और उससे हम लोग लाभान्वित होंगे। इतना ही कहकर मैं अपना संक्षिप्त वक्तव्य समाप्त करता हूं और प्रोफेसर श्रद्धानंद गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर हरिराम पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और केशव मोहन पांडे जी को भी कि उन्होंने सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से एक बहुत ही सुंदर और दिलचस्प आयोजन आरंभ किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतन श्रृंखला के अंतर्गत मुझे व्याख्यान देने के लिए जो सर्वभाषा ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं उसका हृदय से आभारी हूँ। मैं मित्रों कोई विद्वान वक्ता नहीं हूँ, एक सामान्य सा मैं अध्यापक रहा हूँ। हाँ, ये जरूर मैंने प्रयत्न किया है कि निष्ठा पूर्वक अध्ययन कर सकूं और अध्ययन से जो सामग्री निकलती है उनको सामान्य पाठकों तक पहुंचा सकूं। यह जरूर आदरणीय पाठक जी ने जो चिंता व्यक्त की है वो वास्तविक है। केवल आज से ही नहीं, काफी दिनों से जो हमारी स्थापित मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध विश्वमन किया जा रहा है। जो हमारे स्थापित साहित्यकार रहे हैं उनको छोटा करके दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है, और इसकी शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही शुरू हो गई थी। आचार्य शुक्ल पर तो हमले बहुत पहले शुरू हो गए थे। शिवदान सिंह चौहान ने भी आचार्य शुक्ल पर हमला किया था और वो प्रारंभ हुआ था। उनको ब्राह्मणवादी, उनको पुरातन पंथी और न जाने क्या क्या कहा गया था। अब इधर जो आक्रमण हुआ है वो थोड़ा नए सिरे से। हम सब ने देखा है कि भारतेंदु पर भी हमले हुए और उनके बरक्स शिव प्रसाद सितारे हिंद को खड़ा किया गया। रस्साकसी पुस्तक आप सबके ध्यान में होगी, वीर भारत तलवार की, इसमें यह प्रयत्न किया गया है। पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उपाधि तो अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई थी और भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र को जनता ने दी। यह फर्क हमें महसूस करना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर जो हमले हुए वो कितने निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं और विकृत मानसिकता से प्रेरित हैं, यह जब आचार्य शुक्ल का संपूर्ण साहित्य आप पढ़ते हैं तो साफ दिखाई देने लगता है। आचार्य शुक्ल को कहा गया कि वो उन्होंने अंग्रेजों के कहने पर हिंदी साहित्य का लिखा गया, खासतौर पर ग्रियर्सन के कहने पर, और भक्ति साहित्य को उन्होंने महत्व दिया इसलिए कि वह दास वृत्ति का पोषण करता है। यह इतना तुच्छ और घटिया मानसिकता का प्रदर्शन करने वाला है जिसके लिए बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं। भक्ति साहित्य जिस स्वतंत्र चेतना का साहित्य है, यह किसी से छिपा नहीं है। को भरी है हर के रीतिये रीतिये पुनि को हर जो भरी है, जब कवितावली में तुलसीदास कहते हैं
तो यह आत्माभिमान का, स्वाभिमान का कितना ऊंचा स्वर है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, आदि बातें जो आपको रामचरितमानस में, कवितावली में, विनय पत्रिका में मिलती हैं, दोहावली में मिलती हैं। दोहावली पढ़िए तो तुलसीदास का जो तुलसीदास जी की लोक दृष्टि जो है वो साफ दिखाई देती है। पर आज इन सब चीजों पर नहीं बात नहीं, आज केवल और केवल मैं रामचंद्र शुक्ल के चिंतन पर बात करूंगा और रामचंद्र शुक्ल के साहित्य से निकले हुए उदाहरणों को आपके सामने रखूंगा। मित्रों, जब हम रामचंद्र शुक्ल पर बातचीत करते हैं तो वो 19वीं शताब्दी के विलक्षण महापुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं। और आप देखिए कि 19वीं शताब्दी भारतवर्ष की कई अर्थों में एक विलक्षण शताब्दी रही है, क्योंकि इस शताब्दी ने साहित्य, इतिहास, दर्शन, राजनीति, विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाओं को उत्पन्न किया जिन्होंने पराधीनता काल में भी स्वाधीनता की चेतना जागृत, अपनी संस्कृति, भाषा, साहित्य, दर्शन, चिंतन की समृद्ध परंपरा के प्रति रागबोध उत्पन्न किया और परतंत्रता के कारण मन में घर कर गई हीनता की ग्रंथि को निकालने के लिए अनथक परिश्रम किया, भारतीयों को अपने स्वरूप का अनुभव कराया तथा कुछ लोगों द्वारा पग पग पर विदेशियों का मुंह जो होने की प्रवृत्ति की भर्त्सना। इन स्वतंत्र चेतना चिंतकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम अग्रगण्य है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 2 के एक लंबे निबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्य में स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता की जो अवधारणा प्रस्तुत की है, वह उनकी स्वतंत्र दृष्टि, देसी चरित्र, बौद्धिक स्वायत्तता और अपनी परंपरा की रक्षा की प्रवृत्ति और स्वाभिमानी व्यक्तित्व का परिचय है। इसलिए आज हमने सही चुना है साहित्य के स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता और रामचंद्र शुक्ल। इस चिंतामणि भाग 2 के लंबे निबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्य में एक उदाहरण आता है। वह उदाहरण मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। जो हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी जाति की स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता, वह देश प्रेम का दावा नहीं कर सकता। इस स्वतंत्र सत्ता से अभिप्राय स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता से है, अन्न धन संचित करने और अधिकार भोगने की स्वतंत्रता से नहीं। यदि भारतवासियों ने अपने स्वरूप को भूलकर समृद्धि प्राप्त की तो क्या, उन्होंने उदात्त मनोवृत्तियों को उत्तेजित करने वाली बंधी बंधाई परंपरा से अपना संबंध तोड़ लिया और नई उभरी हुई इतिहास शून्य जंगली जातियों के बीच अपना नाम लिखा दिया। मित्रों, यह जो शुक्ल जी का उदाहरण है, यह बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और इसी से यह इस बात का खंडन हो जाता है कि उन्होंने ग्रियर्सन के कहने पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इस उदाहरण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता। देखिए, आचार्य शुक्ल ने कहा कि जो हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं करता, वह देश प्रेम का दावा नहीं कर सकता। इस स्वतंत्र सत्ता का अभिप्राय स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता से है। अब इस स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता का क्या तात्पर्य आचार्य शुक्ल की दृष्टि में है, उसे हमें समझना हो। यदि ध्यान से हम आचार्य शुक्ल के निबंध, साहित्य, उनके द्वारा संपादित ग्रंथों की भूमिकाओं और हिंदी साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालें तो इसका तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है। आचार्य शुक्ल का लेखन काल वह काल है जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। आचार्य शुक्ल जैसे स्वतंत्र चेतना साहित्यकार के मस्तिष्क में यह बात अवश्य कौंध रही होगी कि भारतवर्ष जैसे प्राचीन देश में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
देश की वास्तविक प्रगति के लिए, उसके स्वस्थ स्वावलंबी विकास के लिए क्या उपाय करने चाहिए, उसे पराधीनता की पीड़ा से उत्पन्न हीन ग्रंथि से कैसे मुक्त करना चाहिए। आचार्य शुक्ल संभवतः इस बात पर भी गौर कर रहे होंगे कि भारत भविष्य में आत्मसम्मान के साथ खड़ा होकर विश्व को किस प्रकार अपना योगदान दे सकेगा। साहित्य, संस्कृति, भाषा के क्षेत्र में उसकी कौन सी दिशा बेहतर होगी। आचार्य शुक्ल को सर्वाधिक चिंता भारत के स्वत्व की रक्षा को लेकर। आधुनिक गद्य के निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी भारत के स्वतंत्र विकास का स्वप्न देखा था। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा का जो सिद्धांत वाक्य रखा था, उसकी पंक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वह कवि वचन सुधा का, जिसको मोटो वाक्य हम कहते हैं, ध्येय वाक्य कहते हैं, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खल गणन सो सज्जन दुखी, मति होई हरिपद रति रहे, उपधर्म छूटे स्वत्व निज भारत गहे, कर दुख बहे। बुध तजहि मत्सर नारी नर सम होई, सब जग सुख लहे, तज ग्राम कविता सुकवि जन की, अमृत वाणी सब कहे। बाद में यही पद सत्य हरिश्चंद्र नाटक का भरत वाक्य भी बना। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है स्वत्व निज भारत गहे, भारत अपना स्वत्व प्राप्त करे। यह स्वत्व क्या है, यानी हमारा इतिहास क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारा इतिहास कहां से शुरू होता है। सन 1947 से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं वी आर ए नेशन इन द मेकिंग, या 1757 से जब प्लासी की लड़ाई हुई, या 1526 से जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, बाबर का आगमन हुआ था, या 1192 से जब मोहम्मद गोरे ने आक्रमण किया था, 712 से जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर, या ईस्वी सन से, या 326 ईस्वी पूर्व से, या उससे पहले हजारों वर्षों से, कली संवत से आरंभ होता है, 5000 से भी अधिक पहले से। हमारा इतिहास कहां से शुरू होता है? जिस कली संवत को आज हम भुला दिया, हम भूल गए हैं, या योजनाबद्ध ढंग से जिसे भुला दिया गया है, पर जिसमें कल्हड़ ने राज तरंगिणी का पूरा इतिहास कली संवत में लिखा है, जिसमें उत्तर भारत के सभी संस्कृत विद्वान जिस कली संवत का उल्लेख करते हैं, और उत्तर भारत की क्यों 17वीं 18वीं शताब्दी में अप्पय दीक्षित और नीलकंठ दीक्षित भी इस संवत का उल्लेख करते हैं। वहां से हमारा इतिहास शुरू होता है। यह बात सोचने की है। स्वत्व, भारतेंदु के स्वत्व का तात्पर्य यहीं से शुरू होता है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, महत्वपूर्ण निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिसमें वो सत्व की चिंता व्यक्त करते हैं, जिनका महत्वपूर्ण परदेशी भाषा और परदेशी वस्तु का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। बहुत ये बीज वाक्य है। मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती में इसी स्वत्व की चिंता दिखाई देती है। जब मैथिली शरण गुप्त कहते हैं हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आचार्य शुक्ल ने भी अपने उद्धरण में यह संकेत दे दिया है कि भारत को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र सत्ता का परिचय देना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने काव्य में प्राकृतिक दृश्य निबंध में कालबद्ध मनुष्यत्व और देशबद्ध मनुष्यत्व का उल्लेख किया है, और देशबद्ध मनुष्यत्व के अनुभव से ही सच्ची देशभक्ति या देश प्रेम की स्थापना माना है। आचार्य शुक्ल प्रत्येक भारतवासी में राष्ट्रीय चेतना की अनुभूति को आवश्यक मानते हैं, और ये समझते हैं कि इस अनुभव के बिना किसी राष्ट्र की स्वतंत्र सत्ता संभव ही नहीं। जो लोग राष्ट्रीयता को एक संकीर्ण अवधारणा के रूप में व्याख्यायित करते हैं तथा केवल विश्व मानवतावाद का बखान करते नहीं अघाते, उन्हें आचार्य शुक्ल के वाक्यों का गंभीरता से अध्ययन, मनन और चिंतन करना चाहिए। मेरी दृष्टि में
आज जो साहित्यकार या आलोचक विश्व मानवतावाद की जोरों से चर्चा करते हैं और अपने को विश्व नागरिक के रूप में स्थापित करने का दम भरते हैं, वे वस्तुतः व्यक्तिवाद का पोषण करते हैं और सब प्रकार से एक नागरिक के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि विश्व बोध का रास्ता देश बोध से होकर ही जाता है। आचार्य शुक्ल एक विशेष समय और परिस्थिति में विचारशील, कर्मवादी मनुष्य और सहृदय आलोचक के दायित्व का गंभीरता से निर्वहन करते हैं। उनके मन में अपने समय के भारत की पराधीन स्थिति के कारण गहरी पीड़ा है। वे लिखते हैं, पाठक उसी भारतवर्ष को जहां से किसी समय में भूमंडल की सभ्य जातियों को सदाचरण और धर्म की शिक्षा मिलती थी, आज काल ने दारिद्र्य, अज्ञान और मूर्खता के हाथ बय कर दिया है। आचार्य शुक्ल का एक बड़ा महत्वपूर्ण निबंध है, व्हाट हैज इंडिया टू डू, भारत को क्या करना चाहिए। इसमें आचार्य शुक्ल का निम्नांकित कथन ध्यान देने योग्य है। भारत को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न इतना व्यापक है कि ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे कई भागों में बांटना जरूरी है। वास्तव में इसमें कई उपप्रश्न छिपे हैं, जैसे अपनी सामाजिक स्थिति को देखते हुए भारत को क्या करना चाहिए, अपनी राजनीतिक परिस्थिति को बदलने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। आचार्य शुक्ल एक साथ समाज सुधारक, राजनीतिक आंदोलनकर्ता, कवि और शिक्षाविद की एक ही समय में आवश्यकता का अनुभव करते हैं। अपने इस महत्वपूर्ण निबंध में सामाजिक बुराई, बाल विवाह प्रथा को दूर करने का आह्वान करते हैं, जनता को शिक्षित करने पर बल देते हैं। शिक्षा में इस बात पर बल देना चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी को यह साफ साफ पता होना चाहिए कि उसका देश दिन ब दिन गरीब क्यों होता जाता है। आचार्य शुक्ल ने अपने एक अन्य महत्वपूर्ण निबंध असहयोग और अव्यापारिक श्रेणियां, निबंध छपा है अंग्रेजी में, नॉन कोऑपरेशन एंड मर्केंटाइल क्लासेस, यह चिंतामणि भाग 4 में संकलित है। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में स्थापित सामंजस्य की चर्चा करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के कारण उसमें आए व्यवधान का उल्लेख करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यूरोप के घृणित वाणिज्यवाद ने भारत में कदम रखा और समाज के द्विस्तरीय विभाजन के आधार पर जो सामंजस्य इतने दिनों से चला आ रहा था उसे अस्त व्यस्त कर दिया। आचार्य शुक्ल तत्कालीन राजनेताओं में अपने को तिलक के अधिक निकट पाते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की सफलता पर भी शंका प्रकट की है। वे गांधी के अहिंसा सिद्धांत से भी असहमत व्यक्त करते हैं। वे लिखते हैं, मिस्टर गांधी यूरोपीय आंदोलनकारी के सारे युक्ति कौशल से प्रशिक्षित होकर दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। आंदोलनकारी के रूप में वे अतुलनीय हैं। भारत को उनके जैसे व्यक्ति की अत्यधिक आवश्यकता थी, किंतु आंदोलनकर्ता समस्त मामलों में एक अच्छा प्रशासक भी सिद्ध होगा, यह मेरे सामने उतना स्पष्ट नहीं है। पंजाब में ढाए गए क्रूर नृशंस अत्याचार और इस जुर्म के कर्णधारों का बिना दंड पाए मुक्त घूमना प्रत्येक राष्ट्रभक्त भारतीय के हृदय को गहरे क्रोध से भर देता है। इन अन्यायों के विरुद्ध सशक्त प्रदर्शन से संपूर्ण देश सम्मिलित हुआ था और अपनी मांगों को सुनिश्चित रूप देने ही जा रहा था। तभी मिस्टर गांधी ने असहयोग की अनिश्चित योजना आरंभ कर दी। इसने जो शोर और कोलाहल उत्पन्न किया, उससे मुक्त होकर इसके असंतुलित चरित्र को बिना सोचे विचारे लोग इसकी ओर दौड़ पड़े। किंतु यह पूर्णतः स्पष्ट है कि कोलाहल का सृजन मात्र, जिसमें असहयोगियों ने निश्चित रूपेण उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है,
किसी भी तरह अन्यायों का निराकरण नहीं कर पाएगा और न ही उनकी यानी अंग्रेजों की ख्याति के अवसरों में कमी कर सकेगा। सत्याग्रह आंदोलन की नियति देखकर मिस्टर गांधी की प्रणाली के प्रति विश्वास टिक जाना चाहिए था, किंतु व्यक्तित्वों के प्रति रहस्यवादी भक्ति भारतीय जनसमूह की चारित्रिक विशेषता है। आचार्य शुक्ल के इस लंबे उद्धरण से हमको यह बात उनके बौद्धिक विश्लेषण की क्षमता का पता हो जाना चाहिए। उन्होंने गांधी जी से अपनी असहमति व्यक्त की और सहयोग आंदोलन के प्रति शंका व्यक्त की। इसमें काफी कुछ जब हम इतिहास की घटनाओं का आज ठहर कर मूल्यांकन करते हैं तो पता चल जाता है। लोकमान्य तिलक की मृत्यु ने राष्ट्रवादियों के पूरे दल को मिस्टर गांधी की अनुकंपा पर छोड़ दिया। ये बड़ा कठोर वाक्य है शुक्ल जी का। आचार्य शुक्ल जलियांवाला बाग कांड के बाद संपूर्ण भारत में विदेशी सत्ता के विरुद्ध विरोध का प्रचंड वातावरण निर्मित होते देखना चाहते थे। उनकी दृष्टि में असहयोग आंदोलन ने इसकी धार को कुंद की। शुक्ल जी तिलक के नेतृत्व में चले आंदोलन को विस्तृत होते देखना चाहते थे। इसके लिए वे देशी रियासतों से भी जनता के हित के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए बंगाली चेतना की मांग करते हैं। अब समय आ गया है जब रियासत के प्रमुख अपने समस्त आदर्शों के साथ सामने आए और स्वयं को जनता की सुख सुविधा के लिए समर्पित करें। वस्तुतः आचार्य शुक्ल एक ऐसे राष्ट्रीय चिंतक साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं जिनमें जाति सम्मान की भावना कूट कूट कर भरी हुई और जो राष्ट्र जीवन को आत्मबल संपन्न बनाना चाहते थे। वे समग्र रूप से स्वत्व का भाव जागृत करना चाहते थे। उनके समस्त लेखन के विश्लेषण से यह बात सामने आती है। वे परंपरागत मूल्य का विकास वर्तमान संदर्भों में अपने आधार पर करना चाहते थे। विशेष रूप से साहित्य और संस्कृति की दुनिया में यूरोप की अंधाधुंध की जाने वाली नकल से वे अत्यंत क्षुब्ध थे। इसी कारण उन्होंने स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत की। रचनात्मक और आलोचनात्मक साहित्य तथा भाषा के संबंध में शुक्ल जी के विचारों के विश्लेषण से उनकी धारणा की एक रूपरेखा बनाई जा सकती है। आचार्य शुक्ल संसार की जातियों के बीच अपनी जात की स्वतंत्र सत्ता के अनुभव को ही देशभक्ति या देश प्रेम की संज्ञा देते हैं। देश प्रेम उनके समक्ष कोई हवाई अवधारणा नहीं, बल्कि उसका ठोस वस्तुगत रूप है। इस देश प्रेम का आलंबन समस्त देश है, अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि। इस प्रेम का स्वरूप उनके दृष्टि में साहचर्यगत है। वे यह मानते हैं कि यदि किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उसे देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, झरने सबसे प्रेम होगा। सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा। वह सबकी सुध करके विदेश में आंसू बहाएगा। आचार्य शुक्ल देश प्रेम के लिए देश के स्वरूप से परिचित होना अनिवार्य मानते हैं। बिना तादात्म्य और रागबोध के यह स्थिति संभव नहीं है। देश प्रेम की रट लगाने वालों पर व्यंग करते हुए शुक्ल जी कहते हैं, जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो यह भी आंख भर नहीं देखते कि आम प्रणय सौरवपूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं झांकते कि किसानों के झोपड़ों के भीतर क्या हो रहा है। वे यदि बस 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पता बताकर देश प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना रूप परिचय का यह प्रेम कैसा। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि शुक्ल जी की दृष्टि में देश प्रेम का महत्व है और देश के सभी नागरिकों में इसका संचार आवश्यक। यही वह तत्व है जिससे कोई देश स्वकीय विशेषता से संपन्न हो सकता है और अपने स्वत्व और स्वरूप की रक्षा करते हुए मौलिक रूप से विकसित हो सकता है। यही शुक्ल जी की दृष्टि में स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता है। इसी स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता की भावना से प्रेरित होकर शुक्ल जी साहित्य के विभिन्न अंगों का विकास होते देखना चाहते हैं। शुक्ल जी का यह दृष्टिकोण
तर्क संगत और सुविचारित है, क्योंकि बिना सूत्र के कोई भी राष्ट्र जीवंत राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ सकता। अनुकरण के आधार पर विकास कर कोई भी देश प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। इसलिए शुक्ल जी 17 अक्टूबर 1939 को काशी में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष पद से संबोधित करते हुए कहते हैं, आप हमारी महानुभावों से यही प्रार्थना है कि आप हमें साहित्य संबंधी स्वतंत्रता का ऐसा भाव जगा दें कि हम यूरोप में हर एक उठी हुई बात की ओर लपकना छोड़ दें। समझ बूझकर उन्हीं बातों को ग्रहण करें जिनका स्थायी मूल्य हो, जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हो। यूरोप की दशा तो आजकल यह हो रही है कि वहां जीवन के हर एक विधान से उसे धारण करने वाला शाश्वत तत्व तो निकलता जा रहा है। क्या राजनीति, क्या समाज, क्या साहित्य, सब डगमगा रहे हैं। ध्यातव्य है कि यहाँ आचार्य शुक्ल का सारा जोर अपने लिए स्वतंत्र मार्ग निकालने पर है। ऐसा नहीं है कि वे विश्व साहित्य से संवाद नहीं करना चाहते और परस्पर आदान प्रदान में विश्वास नहीं करते, पर ऐसा वे चाहते हैं अपने स्वरूप की रक्षा करते हुए आत्म विसर्जन के मूल्य पर नहीं। वे मानते हैं कि किसी भाषा के शब्दों के भाव और रूप, उसको बोलने वाली जात के स्वभाव और आशय में जो संबंध है वो प्रत्यक्ष है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सभी क्षेत्रों के मनीषी स्वरूप रक्षा के प्रति गंभीर थे। महर्षि अरविंद भी अनुभव कर रहे थे कि अपने केंद्र निजी आधार को ढूंढना ही उद्धार का एकमात्र उपाय है। आचार्य शुक्ल का बल भी स्वत्वबोध पर है। हमें देखना, शुक्ल जी लिखते हैं कि हमें देखना चारों ओर चाहिए, पर सब देखी हुई बातों का सामंजस्य बुद्धि से समन्वय करना चाहिए। यही सामंजस्य भारतीय काव्य दृष्टि की विशेषता है। आचार्य शुक्ल ने बार बार इस बात को दोहराया है कि अपने साहित्य को मंगनी की वस्तु बनाने की आवश्यकता नहीं। नाटक के स्वरूप को लेकर वे जो अपनी चिंता प्रकट करते हैं, उससे यह बात साफ हो जाती है। मेरा नम्र निवेदन है कि पश्चिम में चाहे जो हो रहा हो, हमें अपने दृश्य साहित्य को एकदम मंगनी की वस्तु बनाने की आवश्यकता नहीं। जिस देश में दृश्य काव्य का आविर्भाव अत्यंत प्राचीन काल में हुआ हो, उसके भीतर स्वतंत्र रूप में नूतन विकास न हो सके, यह खेद की बात हो। आचार्य शुक्ल एक सीमा तक ही पश्चिम के सिद्धांतों का स्थान देने के पक्ष में। हिंदी नाटकों के स्वतंत्र विकास के लिए ठीक मार्ग तो यही दिखाई देता है कि हम उसका मूल भारतीय लक्ष्य तो बनाए रहें, पर उनके स्वरूप के प्रसार के लिए और देशों की पद्धतियों का निरीक्षण और उनकी कुछ बातों का मेल सफाई के साथ करते थे। अपने नाट्य शास्त्र के जटिल विधान को ज्यों का त्यों लेकर हम आजकल चल नहीं सकते, पर उनका बहुत सा रूप रंग अपने नाटकों में ला सकते, जिससे भारतीय परंपरा के प्रतिनिधि वे बने रह सकते। किसी भी देश की परंपरा और संस्कृति की झलक उस देश की रचना में मिलती है, अतः उसी रूप में उसकी नकल दूसरे देश के लिए वांछनीय नहीं। पश्चिम के नाटकों में चुंबन आलिंगन जैसे अनेक दृश्यों का समावेश सामान्य बात है, पर भारतीय संस्कृति की मर्यादा के अनुकूल नहीं। इसलिए आचार्य शुक्ल भारतीय नाटकों में ऐसे दृश्यों का समावेश उचित नहीं समझते। देश की परंपरागत सुरुचि की रक्षा के लिए कुछ व्यापार तो हमें आजकल भी वर्जित रखने चाहिए, जैसे चुंबन आलिंगन। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चुंबन आलिंगन चाहे यूरोप की सभ्यता के भीतर हो, पर हमारी दृष्टि में जंगलीपन या पशुत्व है। आधुनिक नाटक में एक वर्ग प्रसाद जी के ऐतिहासिक आधार पर लिखे जा रहे नाटकों की आलोचना कर वर्णानुसार से प्रभावित समस्या नाटकों को महत्व दे रहा था। आचार्य शुक्ल ने इसका समर्थन नहीं किया। यह ठीक है कि विज्ञान की साधना द्वारा संसार के वर्तमान युग का बहुत सा रूप यूरोप का खड़ा किया हुआ है, पर इसका मतलब है कि युग का सारा विधान यूरोप ही करे और हम आराम से जीवन के सब क्षेत्रों में उसी के दिए हुए रूपों को रूपवान लेकर रूपवान बनते चले। क्या अपने
स्वतंत्र रूप की विकास शक्ति सब दिन के लिए मारी गई। आचार्य शुक्ल अपने समय के बौद्धिक समाज का गहराई से अनुभव कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। बौद्धिक समाज का एक वर्ग पश्चिम के प्रवाह में बहा जा रहा है। आचार्य शुक्ल प्रवाह में बहने के घोर विरोधी थे। वे पश्चिम की परंपरा का ठहरकर मूल्यांकन करना चाहते थे। इसलिए उनका कहना है कि हमारा तात्पर्य यह नहीं कि यूरोप के साहित्य में क्षेत्र में उठी हुई बातों की चर्चा हमारे यहाँ न हो। यदि हमें वर्तमान जगत के बीच से अपना रास्ता निकालना है तो वहां के अनेक वादों और प्रवृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए। उन वादों की चर्चा अच्छी तरह हो, उन पर पूरा विचार हो, उनके भीतर जो थोड़ा बहुत सत्य छिपा हो उसका ध्यान अपने साहित्य के विकास में रखा जाए। पर उनमें से कभी इसको कभी उसको यह कहते हुए सामने रखना कि वर्तमान विश्व साहित्य का स्वरूप यही है जिससे हिंदी साहित्य अभी बहुत दूर है, अनाड़ीपन ही नहीं जंगलीपन भी। हिंदी कथा साहित्य की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल यह स्वीकार करते हैं कि उपन्यास कहानी का ढांचा पश्चिम से लिया गया है, पर हमें केवल ढांचे तक ही सीमित रहना चाहिए। कथा और कथा साहित्य के संबंध में स्वतंत्र सिद्धांत स्थिर करना चाहिए। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, हम समझते हैं कि हमें ढांचों तक ही रहना चाहिए। पश्चिम में भिन्न भिन्न दृष्टियों से किए हुए उसके वर्गीकरण, उनके संबंध में निरूपित तरह तरह के सिद्धांत भी हम समेटते चलें, इसकी कोई आवश्यकता हमें नहीं दिखाई देती। हम तो समझते हैं कि उपन्यासों और छोटी कहानियों का हमारे वर्तमान हिंदी साहित्य में इतनी अनेक रूपता के साथ विकास हुआ है कि उनके संबंध में हम कुछ अपने स्वतंत्र सिद्धांत स्थिर कर सकते हैं, अपने ढंग पर उनके भेद उपभेद निरूपित कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने समय के कुछ उपन्यासों की विषय वस्तु में पश्चिमी जीवन पद्धति और संस्कृति के चित्रण को देखा तो इस प्रवृत्ति की भर्त्सना। यह ठीक है कि अंग्रेजी शिक्षा के दिन दिन बढ़ते हुए प्रचार से देश के आधुनिक जीवन का यह भी एक पक्ष हो गया है, पर यह सामान्य पक्ष नहीं। भारतीय रहन सहन, खान पान, रीति व्यवहार प्रायः सारी जनता के बीच बने हुए देश के असली सामाजिक और घरेलू जीवन को दृष्टि से ओझल करना हम अच्छा नहीं समझते। 1939 के आसपास छायावादी काव्य धारा का विकास अपने चरम पर। इसके अतिरिक्त उस समय ब्रज भाषा में भी काव्य रचना हो रही तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से चली आ रही काव्य धारा प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी। आचार्य शुक्ल खड़ी बोली काव्य धारा के दोनों रूपों का विश्लेषण करते हुए उनके स्वतंत्र विकास की कामना करते हैं और यह आकांक्षा भी व्यक्त करते हैं कि देश की स्वतंत्रता के साथ साहित्य भी विदेशी आधिपत्य से मुक्त हो। एक और खड़ी बोली की पहली काव्य धारा श्री मैथिली शरण गुप्त और ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी ऐसे कवियों के हाथ में पढ़कर बहुत कुछ निखरती तथा प्रौढ़ और प्रगल्भ होती चली आ रही है। दूसरी ओर छायावाद के अंतर्भूत रचनाओं में उक्त पहली काव्य धारा से अपनी विशिष्टता को विभिन्नता की हद पर ले जाने की प्रवृत्ति का वेग क्रमशः कम तथा सुव्यवस्थित और सुसंगत रूप देने की रुचि क्रमशः अधिक होती गई। हम इन दोनों धाराओं को पूर्ण स्वतंत्र देखना चाहते हैं, जिसमें किसी को यह कहने का अवसर न मिले कि यह अंग्रेजी के इसका अनुकरण है, वह बंगला के उसका अवतरण है। देश की स्वतंत्रता के साथ हमारे साहित्य को भी विदेशी आधिपत्य से स्वतंत्रता प्राप्त होती जाएगी, यह हमें पूरा भरोसा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का क्रमिक विश्लेषण करने के दौरान आचार्य शुक्ल को यह ज्ञात हुआ कि भारतेंदु पूर्व खड़ी बोली साहित्य में भाव, विचार और शिल्प के क्षेत्र में विदेशी प्रवृत्ति का गहरा प्रभाव पड़ा, खासकर फारसी परंपरा, जो नितांत अस्वाभाविक। शिल्प के क्षेत्र में यह प्रवृत्ति नूर मोहम्मद के समय से अधिक दिखाई पड़ी। आचार्य शुक्ल ने इस प्रवृत्ति की भर्त्सना की।
शुक्ल जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण निबंध है जो चिंतामणि भाग 3 में संकलित है, अपनी भाषा पर विचार, उसी का अंश है ये। बहुत ही काव्यात्मक ढंग से शुक्ल जी ने बहुत क्षोभपूर्ण ढंग से अपनी बात कही। इधर सैकड़ों वर्षों से हम अपनी पूर्व संचित संस्कारों को जलांजलि दे रहे हैं। भारत की भुवन मोहिनी छटा से मुंह मोड़कर शिराज और इस्फहान की ओर लौ लगाए। शिराज और इस्फहान इराक के दो नगर है। गंगा यमुना के शीतल शांतिदायक तट को छोड़कर इफरात और दजला के रेतीले मैदानों के लिए लालायित हो रहे थे। हाथ में अलिफ लैला की किताब पड़ी रहती थी, एक झपकी ले लेते थे तो अली बाबा के अस्तबल में जा पहुंचते। हातिम की सखावत के सामने कर्ण का दान और युधिष्ठिर का सत्यवाद भूल गया। हातिम की सखावत के सामने कर्ण का दान और युधिष्ठिर का सत्यवाद भूल गया। श्री फरहाद के इसने नल दमयंती के सात्विक और स्वाभाविक प्रेम की चर्चा बंद कर मालती, मल्लिका, केतकी आदि फूलों का नाम लेते या तो हमारी जीभ लटपटाती थी या हमको शर्म मालूम होती। बसंत ऋतु का आगमन देश में होता था। आमों की मंजरी से चारों दिशाएं आच्छादित होती थी, पर इन दिनों हम खुले लाला और भूरे नरगस के फिराक में रहते थे। मधुकर गूंजते थे, कोयले कूकती थी, पर हम तनिक न चौंकते थे। अड्डे पर कान लगाए हम बुलबुल का नाला। अब देखिए आचार्य शुक्ल का जो यह आकलन है कि भारतेंदु के पहले हमारी भाषा और संस्कृति को किस रूप से विरूपित किया जा रहा था, उसका कितना मार्मिक विश्लेषण है। मुझे याद आता है कि हम लोग 9वीं क्लास में जब पढ़ते थे तो अंग्रेजी में हम लोग एक किताब पढ़ते थे, स्टोरी फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट। स्टोरी फ्रॉम ईस्ट में हम लोग अली बाबा एंड 40 थिप्स पढ़ते और स्टोरी फ्रॉम वेस्ट में अंड्रोकल्स एंड हिज लायंस पढ़ते। मुझे अब याद आता है कि कैसे हमारी अपनी परंपरा से हमको काटा जा रहा था। हमारे पाठ्यक्रमों को बदला गया था, विकृत किया गया था। हम ध्रुव की कहानियां नहीं पढ़ते। प्रहलाद की रचनाओं के लिए हमारे पाठ्यक्रम में प्रहलाद का हमारी रचनाओं में कोई स्थान नहीं था। नचिकेता के विद्रोह के बारे में हम नहीं जानते थे। हम विदेशी कथाओं को ही अपनी कथा का हिस्सा मान रहे थे। शुक्ल जी ने इसको गहराई से लक्षित किया था, ऐश्वर्य संकेत किया। साहित्य का परिवेश से कितना गहरा संबंध होता है और वह अपने आसपास के परिवेश से तादात्म्य स्थापित कर ही अपना स्वाभाविक विकास कर सकता है। अपने परिवेश से कटकर साहित्य प्राणवान नहीं हो सकता। भारतेंदु के पहले का साहित्य, खड़ी बोली का साहित्य अपने परिवेश से कट गया। उर्दू भाषा भी का हिंदीपन भी समाप्त हो गया था, खास तौर पर नासिक के प्रभाव से। आप नूर मोहम्मद की जिसकी चर्चा शुक्ल जी ने की है पहले, नूर मोहम्मद का एक प्रसिद्ध वाक्य है, हिंदू मग पर पावन राख्यों का बहुत है जो हिंदी भाख्यों। यानी नूर मोहम्मद ने जब अवधि में अपनी रचना की होगी तो उसे उसकी लानत मलानत की गई होगी, तो उसने कहा था कि मैंने हिंदी में रचना की है, इस समय हिंदू थोड़े हो गया। आप देखिए दबाव कैसे काम कर रहा था साहित्य, और बाद में दबाव कितना सघन हो गया, यह आचार्य शुक्ल के इस उदाहरण से स्पष्ट पता चलता है। मुस्लिम शासनकाल में खड़ी बोली साहित्य पर अरबी फारसी भाषा साहित्य का गहरा प्रभाव, यह कार्य योजना पूर्वक किया। श्री फरहाद एवं लैला मजनू की प्रेम कथा को महिमा मंडित करने वाले गेय नाटक लिखते हैं। अली बाबा 40 चोर की कहानियां प्रचलित हुई, हातिम ताई के प्रसंग प्रचलित हुए, करबला की शहादत का वर्णन किया गया। इस दौरान भारतीय परंपरागत साहित्य का पुनरुत्थान स्थगित रहा। वर्णन शैली भी फारसी परंपरा से प्रभावित रही। अपने उपर्युक्त उदाहरण में आचार्य शुक्ल ने इसका स्पष्ट संकेत तीव्र रूप में किया। इसमें व्यंग और आक्रोश का जो तीखा तेवर है, उससे आचार्य शुक्ल के क्षोभ का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से हिंदी साहित्य की इस स्वाभाविक धारा का विकास अवरुद्ध हुआ और पुनः हिंदी अपने स्वरूप प्राप्ति की ओर अग्रसर हुई। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, भारतेंदु ने स्वच्छ आर्य हिंदी की शुभ्र छिटा दिखाकर लोगों को चमत्कृत कर दिया। लोग चकपका उठे। यह बात उन्हें प्रत्यक्ष देख पड़ी कि यदि हमारे प्राचीन धर्म, गौरव और विचारों की रक्षा होगी तो इसी भाषा के द्वारा। स्वार्थी लोग समय समय पर चक्र चलाते ही रहे, किंतु भारतेंदु की स्वच्छ चंद्रिका में जो एक बेर अपने गौरव की झलक लोग ने देख पाई, वह उनके चित्त से न हटी। भारतेंदु की ये महत्व का जो आकलन शुक्ल जी ने यहाँ किया है वह अद्भुत है। आचार्य शुक्ल ने भाषा को ही धार्मिक और जातीय विचारों का रक्षक माना। उनकी दृष्टि में अपनी भाषा ही हीन से हीन दशा में देशवासियों में आत्माभिमान का स्रोत बहाती है। आचार्य शुक्ल का यह मानना सही है कि किसी जाति को यानी राष्ट्र को अशक्त करने का सबसे सहज उपाय है उसकी भाषा को नष्ट करना। भाषा के माध्यम से ही कोई भी जाति अपनी स्मृति को जीवंत रख पाने में समर्थ होती है। भाषा से कटकर ही वह स्मृति भ्रंश का शिकार होती है। आचार्य शुक्ल का कथन प्रमाण पर आधारित है। अंग्रेजों ने भारतवासियों को उसकी परंपरा से काट कर ही उसमें हीनता की ग्रंथि का संचार किया। मैकाले ने भाषा की शक्ति को पहचाना था, इसीलिए उसने चेतावनी दी थी कि हम भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रभुत्व तब तक स्थापित नहीं कर पाएंगे जब तक भारतीय शिक्षा पद्धति से संस्कृत भाषा को पूरी तरह निष्कासित नहीं कर। मुस्लिम आक्रमण के समय राजनीतिक रूप से हम पराजित भले हुए हों, पर सांस्कृतिक रूप से हम अपराजय ही रहे। पर अंग्रेजों के समय ऐसा नहीं था। निर्मल वर्मा ने सही लिखा है कि अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा पद्धति ने धीरे धीरे उन समस्त स्रोतों को सुखा दिया जिनके द्वारा एक भारतीय अपनी आत्मा, अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व को संजोता संभालता था। निर्मल वर्मा का यह कथन वस्तुतः आचार्य शुक्ल की अवधारणा का ही विस्तार है कि संस्कृति, जनमानस और वैचारिक स्वायत्तता, ध्यान दीजिए, संस्कृति, जनमानस और वैचारिक स्वायत्तता, इन तीनों के बीच गहरा संबंध। भाषा इनके बीच जोड़ने वाली कड़ी का काम। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु द्वारा की गई अविस्मरणीय सेवाओं का जिस आदर के साथ शुक्ल जी ने स्मरण किया है वह अद्भुत है, किंतु इसमें जरा भी अतिरंजना नहीं। आचार्य शुक्ल ने भारत की समृद्ध परंपरा का साक्षात्कार कराया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की समृद्ध परंपरा का साक्षात्कार कराया। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, सबसे बड़ा काम तो इस महात्मा को यह करना था कि वह स्वाभिमान, स्वजाति प्रेम, समाज सुधार आदि के आधुनिक उद्गारों के प्रवाह के लिए हिंदी को चुने तथा इतिहास, विज्ञान, पुरावृत्त आदि समस्त समय अपेक्षित विषयों की वो हिंदी को दौड़ा दे। इन्होंने अपनी लेखनी को इन विषयों पर चलाया। स्वदेशाभिमान और स्वदेश प्रेम को लेकर तो मानो यह कभी उतरा ही था। देश के प्राचीन गौरव को स्मरण करा के उसके एक एक यशस्वी महापुरुष का नाम लेकर उसकी वर्तमान दुर्दशा पर आंसू बहवाने के लिए तो आए ही थे। इनके जीवन में भारत की जो धुन बंधी वह बराबर बनी रही। स्वदेशानुराग साहित्यकार के मन में स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता की चेतना जागृत करता है और उसमें अतीत की स्मृति सहायक। छायावादी साहित्यकारों ने अतीत के स्मरण के बहाने ही भारतीयों में जात्याभिमान की भावना का संचार किया। आचार्य शुक्ल के लिए अतीत गंभीर भावों का आलंबन है। भारतेंदु द्वारा अतीत का स्मरण उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन ऐतिहासिक स्थलों और घटनाओं को स्मरण कराने से यह कवि कब चूकता जिनके नाम मात्र हिंदू संतान के लिए कविता है। कविता वही जिससे चित्त किसी आवेग में लीन हो जाए,
कौन ऐसा इतिहासविद की भारत संतान होगा जिसका रक्त पानीपत, थानेश्वर, चित्तौड़, रणथंभौर आदि का नाम सुनते चंचल ना उठे? कौन ऐसा स्तब्ध जड़ हिंदू होगा जिसके हृदय में इन नामों को सुनते ही अनेक प्रकार के भाव न उठने लगे? यदि कोई कवि इन 2-4 नामों का उल्लेख एक साथ कर ले तो वह अपना काम कर चुका। इन नामों में ही भाव भरे हैं, वे अकेले ही कल्पना को उभार। आचार्य शुक्ल का यह मानना युक्त संगत है कि अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहा करें कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, पर हृदय नहीं मानता, बार बार अतीत की ओर जाया करता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। बीती विसारने का अभिप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन। सहजता और भावुकता का भंग केवल अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा। वस्तुतः अतीत का स्मरण पूरी शब्द परंपरा और अर्थ परंपरा का स्मरण, प्राचीन गौरव का स्मरण कर अपने भीतर शक्ति का संचार करना है, वर्तमान की हीन अवस्था से उबरना है, अंग्रेज शासन से लोहा लेना है, अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए जनता को संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देना है, एक पराधीन देश में जाति सम्मान की भावना भरना और साम्राज्यवादी विरोधी क्रांतिकारी भावना का संचार करना। वस्तुतः ऐसा करके अपने स्वरूप के साक्षात्कार द्वारा भविष्य के निर्माण का मार्ग तैयार भी करना है। आचार्य शुक्ल ने अनुभव किया, और ठीक ही अनुभव किया, कि मनुष्य केवल वर्तमान से ही संतुष्ट रहने वाला प्राणी नहीं है। मनुष्य उस कोट की पहुंची हुई सत्ता है जो अल्प क्षण में ही आत्म प्रसार को बद्ध कर संतुष्ट नहीं हो सकता, जिसे वर्तमान कहते। यह अतीत के दीर्घ पटल को भेद कर अपनी अन्वीक्षण बुद्धि को ही नहीं, रागात्मिका वृत्ति को भी ले जाती है। हमारे भावों के लिए भूतकाल का क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। वहां वे शरीर यात्रा के स्थूल स्वार्थ से संश्लिष्ट होकर कलुषित नहीं होते, अपने विशुद्ध रूप में दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि शुक्ल जी की दृष्टि में हिंदूपन की अंतिम झलक दिखाने वाले थानेश्वर, कन्नौज, दिल्ली, पानीपत आदि स्थान ऐतिहासिक भावुकता वाले कवियों के लिए गंभीर भावों का आलंबन है। इन नामों को वे काव्य के टुकड़े कहते हैं। उनके लिए रसात्मक वाक्य नहीं तो रसात्मक शब्द अवश्य। वस्तुतः अतीत का स्मरण स्वत्वबोध के जागरण का माध्यम है, इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसे महत्व दिया। आचार्य शुक्ल के सबसे प्रिय कवि तुलसीदास। तुलसीदास ने भारतीय जीवनादर्श को सबके सामने रखा। तुलसीदास हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिनमें भारत भूमि में जन्म लेने का गौरव बोध है। भारत भूमि की महिमा का बोध आधुनिक काल के नवजागरण की एक विशेषता मानी। शुक्ल जी इस राष्ट्रीय चेतना को महत्व देते हैं। शुक्ल जी के अनुसार किसी श्रेणी का हिंदू हो, वह अपने प्रत्येक जीवन में राम को साथ पाता है। संपत्ति में, विपत्ति में, घर में, वन में, रंग क्षेत्र में, आनंदोत्सव में, जहां देखिए वहां राम। क्षमा कीजिएगा। गोस्वामी जी ने उत्तरापथ के समस्त हिंदू जीवन को राममय कर राम के जीवन व्यापी चित्रण को महत्व देना, एक प्रकार से संपूर्ण भारतीय जीवन पद्धति को महत्व देना है। ऐसा करके आचार्य शुक्ल ने शेष विश्व के समक्ष भारतीय वैशिष्ट्य को प्रत्यक्ष किया है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी को इसलिए भी महत्व दिया क्योंकि तुलसी के रामचरितमानस के कारण ही हिंदू जनता अपने गौरवपूर्ण इतिहास को भुलाने, कई सहस्त्र वर्षों से संचित ज्ञान भंडार से वंचित रहने
अपने प्रातः स्मरणीय आदर्श पुरुषों के आलोक से दूर पड़ने से बच गई। आचार्य शुक्ल ने शील दशा को महत्व दिया है। भावों के मनोवैज्ञानिक विवेचन के अतिरिक्त उसके शुभ और अशुभ प्रकारों का निर्देश किया है। उन्होंने नैतिक मूल्यों की चरितार्थता को महत्व दिया है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के पवित्र दाम्पत्य रति के चित्रण में को विशेष रूप से रेखांकित किया है। ऐसे चित्रण को महत्व देकर आचार्य शुक्ल ने भविष्य के साहित्य की दिशा भी तय कर दी। साहित्य को स्व की विशेषता संपन्न बनाने की आकांक्षा के कारण ही शुक्ल जी ने जायसी द्वारा किए गए नागमती वियोग वर्णन की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। आचार्य शुक्ल का यह कथन ध्यातव्य है। इसी नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत वह प्रसिद्ध 12 मासा है, जिसमें वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्म स्पर्शी माधुर्य, अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तु और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना तथा विषय के अनुसार भाषा का अत्यंत स्निग्ध, सरल, मृदुल और अकृत्रिम प्रवाह देखने योग्य है। आचार्य शुक्ल अपने समय का बड़ी सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर रहे हैं। यूरोपीय जीवन पद्धति की जाने वाली नकल से वे क्षुब्ध थे। आचार व्यवहार की शब्दावली भी बदल रही थी। वे भारतीय आदर्श की स्थापना चाहते थे। इसलिए जिन कवियों में भारतीय आदर्शों की व्यंजना उन्होंने देखी, उसे उन्होंने पर्याप्त महत्व। जायसी को जो महत्व शुक्ल जी द्वारा मिला वह इसी कारण। शुक्ल जी ने जायसी के लिए गर्व से कहा है, जायसी कवि थे और भारतवर्ष के कवि थे। आचार्य शुक्ल भारतीय जड़ों से जुड़े हुए सहृदय साहित्यकार थे। इसलिए उन्होंने जीवन चरित्र भी उन्हीं का लिखा है, जिसमें शील की व्यंजना दिखाई पड़ी, जिसमें उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को महत्व दिया। राधा कृष्णदास, बाबू काशीनाथ खत्री और फ्रेडरिक पिलकार्ट ऐसे ही महापुरुष थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केवल रचनात्मक साहित्य के लिए स्वतंत्र मार्ग नहीं निकालना चाहते थे, बल्कि आलोचना के क्षेत्र में भी स्वायत्त मार्ग निर्धारण के पक्षपाती थे। आचार्य शुक्ल हिंदी के ऐसे पहले आलोचक हैं जिन्होंने पश्चिमी आलोचना सिद्धांतों के साथ रचनात्मक संवाद किया और अपने देश की प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करने वाले सिद्धांतों को स्वीकार किया है, किंतु विजातीय तत्वों के प्रति वे सचेत रहे। वे इस बात से क्षुब्ध थे कि पश्चिम के तमाम सिद्धांतों के लिए भारतीय पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, आजकल पाश्चात्यवाद वृक्षों के बहुत से पत्ते कुछ हरे, कुछ नोचे हुए, कुछ सूख कर गिरे पाए गए, यहाँ पारिजात पत्र की तरह प्रदर्शित किए जाने लगे। आचार्य शुक्ल का व्यंग देखिए, जिससे साहित्य के उपवन में बड़ी गड़बड़ी दिखाई देती। इन पत्तों की परख के लिए अपनी आंखें खुली रखने और उन पेड़ों की परीक्षा करने की आवश्यकता है जिनके ये पत्ते हैं। शुक्ल जी विदेशी साहित्य सिद्धांत के अध्ययन का निषेध नहीं करते, बल्कि वे केवल यही चाहते हैं कि भारतीय अपनी भाषा संबंधी अपना अस्तित्व खो न दे, अपने कई सहस्त्र वर्षों के संचित भावों को तिलांजलि न दे। आचार्य शुक्ल का यह मानना सही है कि केवल बाहरी नकल या अनुकरण को ही प्रगति नहीं कहा जा सकता। वे बार बार हिंदी साहित्य के स्वतंत्र विकास के लिए लोगों का आह्वान करते। किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा करकट के रूप में इकट्ठा न की जाए। उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुंचे। आचार्य शुक्ल ने परंपरागत भारतीय काव्यशास्त्र का भी आलोड़न किया और उसे युगानुकूल स्वरूप प्रदान किया। रस, रीति, वक्रोक्ति, अलंकार, ध्वनि, औचित्य संप्रदायों के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की टिप्पणियां महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत की परंपरागत मान्यता को उन्होंने यथावत स्वीकार नहीं किया।
उसे आधुनिक मनोविज्ञान की कसौटी पर कसकर युगानुकूल स्वरूप प्रदान किया, किंतु रस को ही काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। पश्चिम के अवर क्रांति के संप्रेषणीयता के सिद्धांत को केवल इसलिए महत्व दिया क्योंकि उन्हें प्रतीत हुआ कि यह साधारणीकरण की प्रक्रिया का समर्थन करता है। शुक्ल जी ने यूरोप के कला के लिए और व्यक्ति वैचित्र्यवाद के सिद्धांत का विरोध किया। आचार्य शुक्ल ने बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ भारतीय काव्यशास्त्र सिद्धांतों की व्यापकता की ओर संकेत किया। हम जब अपने साहित्य शास्त्र को देखते हैं तब उसकी अत्यंत व्यापक और प्रौढ़ व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ती है। शब्द शक्ति रस पद्धति का निरूपण अत्यंत गंभीर है। उसकी तह में ऐसे स्वतंत्र और विशाल भारतीय समीक्षा भवन के निर्माण की संभावना छिपी हुई है जिसके भीतर लाकर हम सारे संसार के सारे साहित्य की आलोचना अपने ढंग से कर सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने प्रत्येक बात में यूरोप की नकल का विरोध किया है। इस स्वतंत्र विकास के इस स्वतंत्र स्वरूप के विकास का एक प्रमाण वहां मिलता है जहां आचार्य शुक्ल ने काव्यादर्श की चर्चा करते हुए टॉल्स्टॉय के आदर्शवाद की आलोचना की है। टॉल्स्टॉय के आदर्शवाद को आचार्य शुक्ल भारतीय परंपरा के आदर्श के अनुकूल नहीं मानते। रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है तथा महात्मा गांधी भी टॉल्स्टॉय के चिंतन से प्रभावित दिखते हैं, पर आचार्य शुक्ल टॉल्स्टॉय के आदर्शवाद से बिल्कुल प्रभावित नहीं। आचार्य शुक्ल के लिए महत्वपूर्ण है कर्म सौंदर्य और इसका प्रत्यक्षीकरण असुंदर को हटाकर सुंदर की स्थापना में निरत रहने वाले आलंबन में ही दिखाई पड़ता है। वे टॉल्स्टॉय के आदर्शवाद को एकांगी मानते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, कर्म सौंदर्य के जिस स्वरूप पर मुग्ध होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है और जिसका विधान कवि परंपरा बराबर करती चली आ रही है, उसके प्रति उपेक्षा प्रकट करने और कर्म सौंदर्य के एक दूसरे पक्ष में ही केवल प्रेम और भ्रातृभाव के प्रदर्शन और आचरण में ही काव्य का उत्कर्ष मानने का जो फैशन टॉल्स्टॉय के समय से चला आ रहा है वह एक देशी है। दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले जाने वाले क्रूर आतताइयों को उपदेश देने, उनसे दया की भिक्षा मांगने, प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती। कर्म क्षेत्र का एकमात्र सौंदर्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं, ऐसे ही उनके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती। आचार्य शुक्ल ने पश्चिम के कल्पना सिद्धांत पर भी गहराई से विचार किया। उन्होंने एडिसन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद भी किया। वे मानते थे कि कल्पना की काव्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। बिंब विधान, प्रतीक एवं अप्रस्तुत योजना कल्पना के माध्यम से ही संभव होता है, पर वे कल्पना को वहीं तक स्वीकार करते हैं जहां तक वह भाव की अभिवृद्धि में सहायक। कल्पना को वे काव्य का साध्य न मानकर साधन मानते हैं। आचार्य शुक्ल जिस युग में साहित्य साधना में रत थे, उस युग में मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति एक जबरदस्त आकर्षण था। अपनी काव्य रचना के क्रम में पंथ का झुकाव इस विचारधारा की ओर हुआ। फलस्वरूप युगांत, युगवाणी, ग्राम्या काव्य संग्रहों की कविताएं उसके प्रभाव में रची गईं। प्रेमचंद ने भी बोल्शेविक क्रांति की प्रशंसा की। मार्क्सवाद के शोषण के विरुद्ध क्रांति के नारे का जबरदस्त प्रभाव पड़ा, पर आचार्य शुक्ल की सतर्क दृष्टि ने इसके अंतर विरोध और खोखलेपन को पहचान लिया। इसलिए उसे भारतीय परिवेश और भारतीय प्रकृति के विरुद्ध पाकर उससे अपनी आलोचना पद्धति को अप्रभावित रखा। यह उनकी स्वतंत्र दृष्टि और विवेकवान प्रज्ञा का परिचय है। मार्क्सवादी सिद्धांत को आचार्य शुक्ल मानव प्रकृति के विरुद्ध सिद्धांत मानते हैं। वे उसमें एक बहुत बड़े पाखंड की संभावना देखते हैं।
जिस प्रकार निर्गुण भक्त के नाम पर गुह्य की साधना के नाम पर पाखंड रचा गया था, उसी प्रकार आज मार्क्सवाद के नाम पर समाज, राजनीति और साहित्य में पाखंड घुसाया। आचार्य शुक्ल ने इसके संकेत बहुत पहले देख ली, इसलिए साहित्य में इसके प्रवेश पर भी चिंता प्रकट करते। एक दूसरा आता है जो दया वाले सिद्धांत के विरुद्ध यूरोप का साम्यवादी सिद्धांत लाभ भिड़ाता है और कहता है कि गरीबों का रक्त चूस कर उन्हें अपराधी बनाना, फिर बड़ा बनकर दया दिखाना तो उच्च वर्ग के लोगों की मनोवृत्ति है। वह बड़े जोश के साथ सूचित करता है कि इस मनोवृत्ति का समर्थन करने वाला साहित्य हमें नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा साहित्य चाहिए जो पद्दलित अकिंचनों में रोष, विद्रोह और आत्मगौरव का संचार करे और उच्च वर्ग के लोगों में नैराश्य और लज्जा और ग्लानि का। आचार्य शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास पुस्तक के लोकनीति और मर्यादावाद निबंध में भारतीय परंपरागत समाज व्यवस्था में ऊंची नीची श्रेणियों में समन्वय को पूर्व सोवियत संघ की समाज व्यवस्था के आदर्श से अधिक महत्व देते और काम में बताते हैं। इस प्रसंग में ऊंची नीची श्रेणियों के लोगों के कर्तव्य बोध में आई शिथिलता पर प्रहार करना भी नहीं चूकते, पर किसी भी समस्या का समाधान आंतरिक रूप से करना चाहते हैं और बाह्य हस्तक्षेप को अनावश्यक मानते हैं। वर्ण व्यवस्था परंपरागत भारतीय समाज का अंग रहा है। इस समाज व्यवस्था में कर्तव्य का भार हमेशा ऊंची श्रेणी के कहे जाने वाले लोगों पर अधिक रहा है। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल की टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक उच्च श्रेणियों के कर्तव्य की कठिनता प्रत्यक्ष रहेगी, कठिनता के साक्षात्कार के अवसर आते रहेंगे, तब तक निजी श्रेणियों में ईर्ष्या का भाव जागृत नहीं हो सकेगा। जब तक क्षत्रियों को अपने चारों ओर धन जन की रक्षा में तत्पर देखेंगे, ब्राह्मणों को ज्ञान की रक्षा और वृद्धि में सब कुछ त्याग कर लगे हुए पावेंगे, तब तक वे अपना सब कुछ उन्हीं की बदौलत समझेंगे और उनके प्रति उनमें कृतज्ञता, श्रद्धा और मान का भाव रहेगा। जब कर्तव्य भाग शिथिल होगा और अधिकार का भाग ज्यों का त्यों बना रहेगा, तब स्थिति विघातनी विषमता उत्पन्न होगी। ऊंची श्रेणियों के अधिकार प्रयोग में ही प्रवृत्त होने से नीची श्रेणियों का क्रमशः जीवन निर्वाह में कठिनता दिखाई देगी। वर्ण व्यवस्था की छोटाई बड़ाई का अभिप्राय यह नहीं था कि छोटी श्रेणी के लोग दुख में ही समय काटें और जीवन के सारे सुविधे बड़े श्रेणी के लोगों के पास रहे। यह शुक्ल जी का बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है और मनन करने योग्य। शुक्ल जी यह मानते हैं कि ऊंची श्रेणियों के कर्तव्य की पुष्ट व्यवस्था न होने से यूरोप में निजी श्रेणियों में ईर्ष्या का भाव प्राबल्य हुआ और जिसका लाभ लेनिन ने उठाया। पर आचार्य शुक्ल इसे समाज के लिए घोर अमंगल का सूचक मानते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, ऊंची श्रेणियों के कर्तव्य की पुष्ट व्यवस्था न होने से ही यूरोप में निजी श्रेणियों में ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार का प्राबल्य हुआ, जिससे लाभ उठाकर लेनिन अपने समय में महात्मा बना रहा है। समाज को ऐसी वृत्तियों पर स्थित महात्मा का स्वीकार घोर अमंगल का सूचक है। आज भारतीय राजनीति और समाज में कर्तव्य की पुष्ट व्यवस्था के अभाव के कारण उत्पन्न असंतोष का लाभ उठाकर महात्मा बनने के उदाहरण प्रत्यक्ष है। आचार्य शुक्ल ने का निबंध साहित्य भी कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। निबंध के क्षेत्र में भी वे पश्चिम की पद्धति के अवलंबन का पक्ष नहीं लेते। उनका मत है कि अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर ही भाषा और अभिव्यंजना प्रणाली की विशेषता यानी शैली की विशेषता दृढ़ता के साथ खड़ी हो सकती है। निबंध लेखन के द्वारा भी आचार्य शुक्ल ने भारतीय आदर्श की प्रतिष्ठा की। भावों के विश्लेषण में उनके सामाजिक आधार की प्रतिष्ठा एक प्रकार से भारतीय आदर्श की प्रतिष्ठा। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, क्रोध जैसे मनोभावों के विश्लेषण में इसे लक्षित किया जा सकता है। शील की चर्चा भारतीय आदर्श की चर्चा है। छात्र धर्म को महत्व देना भारतीय संस्कृति की उज्जवल परंपरा को महत्व देना।
करुणा निबंध में करुणा की उत्पत्ति, सामाजिक स्थिति की पुष्टि के लिए उसके प्रसार की आवश्यकता पर बल देते हुए समाज में एक दूसरे की सहायता के मूल में शुक्ल जी ने करुणा को ही देखा। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक इसके मूल में स्वार्थ को देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी की दृष्टि की प्रशंसा करते हुए रामविलास शर्मा लिखते हैं कि पश्चिम के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समाज विशेष के वर्ग संबंधों में पनपने वाली स्वार्थपरता को शाश्वत नियम का रूप दे दिया। उनके लिए मनुष्य का कोई काम निस्वार्थ होता ही नहीं। कोई देश जनता के लिए हंसते हंसते प्राण दे भी दें तो उसमें उनके अहंकार की पुष्टि या किसी दमित वासना की अभिव्यक्ति देख लेंगे, उसकी निस्वार्थ सेवा से इनकार करेंगे। शुक्ल जी ऐसे लोगों के लिए करुणा, सहानुभूति आदि का कोई अस्तित्व नहीं। शुक्ल जी का कथन ध्यातव्य। समाजशास्त्र के पश्चिमी ग्रंथकार कहा करें कि समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी रक्षा के विचार से की जाती है, और यदि ध्यान से देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई दे। किसी युग में और किसी प्रकार मनुष्य ने समाज की रक्षा के लिए एक दूसरे की सहायता करने की गोष्ठी की होगी, यह समाजशास्त्र के बहुत से वक्ता लोग ही जानते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने उत्साह नामक निबंध में कर्म भावना प्रधान उत्साह को ही सच्चा उत्साह माना है और फल भावना प्रधान उत्साह को लोभ का प्रच्छन्न रूप माना। यह गीता के निष्काम कर्मयोग की स्वीकृति है। राष्ट्रीय आंदोलन में गीता के इसी संदेश को आत्मसात करके क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया। अब इसके आधार पर कोई शुक्ल जी को प्रतिक्रियावादी कहे, विज्ञान की अपेक्षा धर्म में मुक्ति खोजने वाला सिद्ध करना चाहे, तो यह उसकी संकीर्ण सोच का ही प्रतीक होगा। श्रद्धा भक्ति निबंध में आचार्य शुक्ल द्वारा श्रद्धा के विषय शील संबंधनी, प्रतिभा संबंधनी और साधन संपत्ति संबंधनी श्रद्धा का निरूपण भारतीय आदर्शों की प्रतिष्ठा है। इसमें शील संबंधनी श्रद्धा को सर्वोपरि बताकर शुक्ल जी ने आचरण की प्रामाणिकता की अनिवार्यता पर अपनी मुहर लगा दी और यह संकेत दे दिया है कि किस प्रकार की समाज रचना के वे कायम। इसी निबंध में आचार्य शुक्ल ने हिंदू धर्म की जिस एक विशेषता को महत्व दिया है वह ध्यातव्य है। संसार से तटस्थ रहकर शांतिपूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वालों का उतना अधिक महत्व हिंदू धर्म में नहीं, जितना संसार के भीतर घुसकर उसके व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति की ज्योति जगाने वालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं माने गए, अपने जीवन कर्म द्वारा सौंदर्य संगठित करने वाले ही अवतार माने गए। राम और कृष्ण इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। भारत भूमि के प्रति गहरी अनुरक्ति आचार्य शुक्ल के निबंधों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अवसर निकाल कर वे इसकी वंदना करते हैं। कविता क्या है निबंध में प्रकृति चित्रण पर बात करते हुए मेघदूत के पूर्व मेघ में प्रकृति की प्रस्तुत की गई झांकी की वे प्रशंसा करते हैं। पूर्व मेघ तो यहां से वहां तक प्रकृति की एक मनोहर झांकी और भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है और न कल्पना की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। आचार्य शुक्ल ने जर्मनी के विख्यात प्राणी तत्ववेता हैकल की पुस्तक रिडल ऑफ द यूनिवर्स का हिंदी में विश्व प्रपंच के नाम से अनुवाद किया था और उसकी लंबी भूमिका लिखी। इसमें उन्होंने विकासवाद के सिद्धांत को स्वीकार तो किया पर उसकी सीमा भी बताई। यह दृष्टि भारतीयता के संस्कार के कारण ही शुक्ल जी को प्राप्त। शुक्ल जी ने भेदों में अभेद दृष्टि को सच्ची तत्व दृष्टि कहा है। आचार्य शुक्ल ने भारतीय युगीन लेखक बाबू काशीनाथ खत्री के निधन के बाद उनका संक्षिप्त जीवन वृत्त लिखा, जिसमें हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर की गई उनकी सेवाओं का आदर के साथ स्मरण किया। इस लेख में शुक्ल जी ने खत्री जी के जिस उदाहरण को प्रस्तुत किया
उससे उनके चिंतन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। जिस भारतवर्ष के निवासियों ने प्रायः सब एशिया को धर्म और विद्या का उपदेश दिया है, वे सर्वथा दूसरे देशवासियों का अनुकरण करने में ही सत्य की उन्नति न कर सके। भारतवर्ष की उन्नति का मंदिर जब निर्माण होगा तब उसकी प्राचीन नींव पर ही। यह भूमि वह नहीं है जहां कोई सर्वथा विदेश का वृक्ष लाकर लगा दे और वह भली भांति पनपे। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के स्वरूप के प्रश्न पर बहुत गंभीरता से विचार किया और इस बात की ओर संकेत किया है कि कैसे अपने स्वरूप की रक्षा करते हुए अपनी भाषा और साहित्य का विकास किया जाए। शुक्ल जी का आग्रह भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय मूल्य और भारतीय परंपरा के प्रति रहा है। इसलिए रचना और आलोचना दोनों क्षेत्रों में विचार करते समय उसकी रक्षा पर वे अवश्य बल देते हैं। यह शुक्ल जी का जातीय स्वाभिमान ही है कि बार बार अपने लेखन में वे विवेकहीन ढंग से अनुकरण किए जाने को अनुचित बताते, जोर देकर वे कहते हैं कि मेरा अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि विदेशी साहित्य का अध्ययन न किया जाए। मेरी विधि इतनी ही है कि अपना भाषा संबंधी। अत्यंत दुखद है कि आचार्य शुक्ल की चेतना के आधार पर स्वातंत्रोत्तर साहित्य का विकास नहीं हो सका। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पश्चिमी चिंतन पद्धति और साहित्यिक प्रणाली के अनुकरण का अबाध व्यापार, व्यक्तिवादी और मार्क्सवादी दोनों आयातित विचारों को बिना सोचे समझे भारतीय प्रकृति के अनुरूप ढाले बिना ग्रहण किया, जिससे हमारा परंपरागत ढांचा प्रभावित हुआ। इसने हमारे देश की समाज व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। साहित्य को तो प्रभावित होना ही था। स्वतंत्रता काल में मानसिक रूप से हम जितने स्वाधीन थे, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद उतने ही पराधीन हुए। निर्मल वर्मा ने ठीक ही लिखा है कि आजादी मिलने के बाद हमने अपनी मानसिक गुलामी का एक बृहद शब्दकोश तैयार किया, जहां अर्थों की व्यवस्था तो है किंतु वह व्यवस्था नहीं जिसके अर्थालोक में एक साधारण भारतवासी अपने जीवन की अर्थवत्ता ग्रहण करता है। इससे हमारे समाज का जो अहित हुआ है वह तो आंखों के सामने है, किंतु इससे हमारे साहित्य चिंतन और विचार की दुनिया कितनी विपन्न हुई है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये भी अनुभव करते हैं कि स्वतंत्रता के साथ भारतीयों को उसका आत्मगौरव नहीं मिला। मुझे सभी कुछ मिला पर सब बेपेंदी का। शिक्षा मिली पर उसकी नींव भाषा नहीं। आजादी मिली लेकिन उसकी नींव ऐतिहासिक पहचान नहीं मिली। मुझे अस्तित्व मिला पर अस्तित्व नहीं, अवस्था मिली पर आस्था नहीं। साहित्य में विशेषकर कथा साहित्य, नाटक और कविता के क्षेत्र में भारतीय मूल्यों, विचारों, शब्दावली और मुहावरों की विशेष उपेक्षा हुई। पश्चिमी सिद्धांतों और आलोचना की शब्दावलियों और मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई। यह एक प्रकार से हीनता बोध के कारण हुआ। पश्चिमी शिक्षा ने हमारे भीतर अपनी परंपरा के प्रति नकार का भाव पैदा किया, इसलिए उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। कविता और कथा साहित्य के क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव साफ देखा जा सकता है। विद्रोह के लिए नचिकेता और प्रहलाद को याद नहीं किया गया, स्पार्टकस उसके प्रतीक बने। उसी प्रकार अशोक और आम्र कमल के स्थान पर कैक्टस और डेफोडिल्स के प्रयोग होने लगे। विचारधारा का रचनाओं में आतंक बढ़ा, इससे संवेदना को क्षति पहुंची। आलोचना में भी पूर्वाग्रहों का जोर हुआ। आज उत्तराधुनिकता, संरचनावाद, स्पर्श संरचना और विखंडन पर चर्चाओं का दौर है। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, मुस्लिम विमर्श, आदिवासी विमर्श के माध्यम से पारिवारिक और सामाजिक सामंजस्य को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय में आचार्य शुक्ल के विचारों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। आचार्य शुक्ल ऐसे विश्व स्तरीय चिंतक और आलोचक के विचारों का पुनरुत्थान और विकास आवश्यक है। आचार्य शुक्ल हिंदी के ऐसे पहले आलोचक हैं
जिन्होंने हिंदी आलोचना का विस्तृत आधारभूत ढांचा खड़ा किया और भारतीय अस्मिता के प्रति हमें सजग किया। आचार्य शुक्ल के रास्ते पर हम चलकर हिंदी साहित्य का विकास अच्छी तरह से स्वकीय विशेषता संपन्न के ढंग पर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः सर्वभाषा ट्रस्ट का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपने पांडे जी का और पाठक जी का भी को भी हृदय से साधुवाद देता हूं। उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया इस मंच से अपनी भावनाएं व्यक्त करने का और आचार्य शुक्ल के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर। मित्रों, आचार्य शुक्ल के और भी बहुत सारे पक्ष हैं जिन पर यहाँ बात करने का अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि समय भी काफी हो चुका है और अधिक लंबा वक्तव्य थोड़ा उबाऊ हो जाता है। भाषा के प्रति, राष्ट्रभाषा के प्रति उनके क्या विचार हैं, इस पर भी बातचीत की जा सकती है। गांधी जी के प्रति, गांधी जी के साथ उनका विचार मत वैभिन्न रहा है, इस पर भी लंबी बातचीत की जा सकती है। उनके दृष्टिकोण को समझा जा सकता है, वह चिंतन का विषय बन सकता है। आचार्य शुक्ल के भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर भी विचार हो सकता है कि आगे के व्याख्यानों में इन सब चीजों को समाहित किया जाए। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत सारे पक्ष हैं, मैंने कुछ ही पक्षों की ओर संकेत किया। इसमें मैं कितना सफल हुआ इसका मूल्यांकन पाठक करेंगे, भविष्य करेगा, पर मुझे लगता है कि मैंने कुछ बातें, जरूरी बातें आपके सामने रख दी हैं। आपने मेरी बात को ठीक ठीक से सुना होगा और मेरी भावनाओं को समझा होगा। मैं इसके लिए आपके प्रति फिर एक बार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः प्रणाम सर। जैसा कि मैं देख भी रहा था सर, पाठक जो श्रोता जो जुड़े हुए हमारे फेसबुक के माध्यम से, उनके बड़े ही लंबे लंबे जो उनकी टिप्पणियां आ रही थी, सकारात्मक टिप्पणियां आ रही थी। लग रहा है, उन टिप्पणियों से लग रहा है कि निश्चित ही आज हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को उनके ज्ञान में और ही बहुत अधिक वृद्धि हुई है, असीमित वृद्धि हुई है। सर, इस विषय पर, साहित्य के स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता और रामचंद्र शुक्ल जैसे विषय पर आपके वक्तव्य के सुनकर निश्चित ही अनेक भ्रांतियां, हमारे श्रोताओं की, दर्शकों की अनेक भ्रांतियां टूटेंगी और टूटी होंगी कि कैसे कि भाषा का प्रश्न कैसे साहित्य से चलकर राष्ट्र और विश्व विमर्श के विविध आयामों को स्पर्श करता हुआ किस तरह से आपने रखा। आज सर, आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आज हम सबका ज्ञानवर्धन किए हैं। इस विषय पर आपने अपना इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया है, इसके लिए सर्वभाषा ट्रस्ट परिवार, मैं पाठक जी की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर कि ऐसे ही आप सबका मार्गदर्शन मिलता रहे। निश्चित ही आपसे हम आग्रह करेंगे आगे भी और आपसे समय लेंगे, आपके वक्तव्य को सुनने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम सर, सादर प्रणाम। इस प्रकार से आज यह बहुत ही समृद्ध वक्तव्य रहा और अगली कड़ी में भी, अगले श्रृंखला में भी अगले रविवार को आप सभी जुड़े। हार्दिक